नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक क्लासेज में हम जो है पिछली क्लास में एल्केनों के सिंथेसिस की बात कर रहे थे। एल्केनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की। अब एल्केनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके जनरल इंट्रोडक्शन और उनको बनाने की विधियों के बाद जो अगला टॉपिक आता है, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्केनों की रासायनिक अभिक्रिया है। देखो, एल्केन जो होते हैं वैसे तो जनरली बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं पूर्ण तरीके से और काफ़ी अत्यधिक ये स्टेबल होते हैं, स्थायित्व तो अच्छा इनका होता है। तो अपने मोस्ट स्टेबिलिटी के कारण ये वैसे तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, कम ही केमिकल रिएक्शंस ये देते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कई सारे रिएक्शंस हैं, कई सारे केमिकल रिएक्शन इनकी है जो ये देते हैं। और उसी बेसिस पे आज का अपना टॉपिक है एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएँ ये देते हैं। तो देखिए, एल्केन अत्यंत स्थायी और कम क्रियाशील यौगिक होते हैं तथा सामान्य परिस्थितियों में एल्केन अम्ल, क्षार, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रमकों के प्रति अक्रियशील अथवा उदासीन होते हैं। देखो, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन टेयर एंड वियर, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में ये अम्ल, क्षार और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रमकों के प्रति बिल्कुल उदासीन या अक्रियाशील होते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में, एक्सट्रीमली कंडीशंस, विशेष परिस्थितियों में एल्केन विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता या केमिकल रिएक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत कम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी है। नंबर 1 आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण क्या है? देखो, हम जानते हैं कि एल्केन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए सरलतम सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और उन्हें हम एल्केन कहते हैं। अगर उनमें द्विबंध त्रिबंध आ जाए तो वो एल्केन एल्काइन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक एक को करके हम कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें समझने में भी आसानी रहेगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो हम बात करते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब क्या है? हेलोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर हेलोजन जुड़ेंगे, इसका नाम हेलोजनीकरण हो गया। अब हेलोजन कब जुड़ेगा भैया? कार्बन के पास मान लो उसकी वैलेंसी 4 है, तो क्या 5वां हेलोजन जाके अटैक कर लेगा? क्या नहीं कर पाएगा भाई, उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 ही जनों को बिठा सकता है अपने पास में। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो या आप मोटरसाइकिल में सफ़र कर रहे हो उस पर मैक्सिमम 3 जने बैठ सकते हैं, तो 3 के अलावा 4 भी बैठोगे तो संभव नहीं है। वैसे बैठते हैं पर वो कंफर्टनेस थोड़ी मिलेगी जो आपको 3 में मिलती है। तो जो कंफर्टनेस 2 में मिलती है वो 3 में भी नहीं मिलती। तो कार्बन के बैलेंसिंग यहाँ पर 4 हैं, वो अपने एडजस्टमेंट वाला है, ये एडजस्ट नहीं करते भैया। यहाँ तो बिल्कुल 4 वैलेंसी भैया, 4 ही लेंगे, बाकी ज़्यादा कोई ना तो कम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, बिल्कुल फिक्स टारगेट है इनका। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उन हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन से प्रतिस्थापित करके और आपका हेलोजन का एडिशन करना है, और यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? हेलोजनीकरण। ज़रा देख लेते हैं हम कैसे होती है पूरी प्रोसेस। देखिए, एल्केन अणु के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हेलोजनीकरण कहलाता है। उच्च ताप का मतलब है आपका 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा सूर्य के प्रकाश में एल्केन हेलोजन से क्रिया करके हेलो एल्केन अथवा हेलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई एल्केन से अगर हेलोजन क्रिया करेगा तो उसका हेलो डेरिवेटिव बनेगा, क्योंकि हेलोजन आपका ऐड हो रहा है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपका कोई एल्केन है, अब इसके साथ जुड़ा हुआ इधर कोई भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। 3 वैलेंसी फ्री छोड़ी अपन को तो एक हाइड्रोजन से भी काम है यहाँ पर। ये आपका हेलोजन है, X2 अपन ने लिया है। जैसे आपका Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करते हैं इसकी क्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति या हाई टेम्परेचर पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका हेलो एल्केन बनेगा और यहाँ से HX हेलो एसिड, हेलो
अम्ल यहाँ से एक बाह्य उत्पाद के रूप में निकलेगा, यहाँ से बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसे उदाहरण लेके समझ लेते हैं, मैकेनिज्म वही रहनी है। जैसे आपने CH4 लिया या सिंपलेस्ट जो आपका एक कार्बन वाला एल्केन है, मिथेन लिया आपने, तो CH3H लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये 4 H हो गई, मान लो Cl2 से क्रिया कराए तो यहाँ पर प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, -HCl। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ में एक क्लोरीन निकल गया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। और HCl यहाँ दिखा दिया मैंने, यहाँ माइनस करते तो इसको दिखाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, और अगर इसको नहीं दिखाओ तो यहाँ लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो या तो आप इसे काट दीजिएगा या फिर इसे काट दीजिएगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ लिखते हो तो फिर यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ माइनस लगा के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की, कि कौन कौन से कार्बन परमाणु जो है कितने हेलोजन से क्रिया कर सकता है, या क्या इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ देखिए आप, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है। मैंने कहा था यहाँ पर आपका कोई मिथाइल समूह भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके तीनों कार्बन आ गए, एक हाइड्रोजन है। दूसरे में आपके ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब ये क्या है आपका, CH3CH3 है, CH3CH2 आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और इसके बाद में आपका CH4, सबसे लास्ट में सिंपलेस्ट जो आपका एल्केन है वो क्या है, मेथेन है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा। तो एल्केनों के साथ हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। अगर हम जो है एल्केनों के साथ में हेलोजनों की क्रिया कराते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता कौन सा हेलोजन दिखाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर इन साइज, इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है एटम की। इस कारण से ये ज़्यादा गति से या फास्ट रिएक्शन देगा। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आयोडीन की जो क्रियाशीलता है एल्केनों के साथ में वो सबसे कम होगी, और फ्लोरीन की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी। एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीयता, या जिसे हम बोलते हैं रिप्लेसिएबिलिटी का क्रम निम्न होता है। जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है आपका, ये बहुत स्पीड से रिप्लेस होता है। फिर उसके बाद आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका जो है मेथेन का हाइड्रोजन है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, बहुत विशेष परिस्थितियों में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं मेथेन आपका बहुत लेस रिएक्टिव एल्केन है। देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में 3 पद होते हैं। देखो, जो भी अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि से संपन्न होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से संपन्न होती है, उसमें 3 पद होते हैं। कौन कौन से, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब थोड़ा सा इस अभिक्रिया को हम, थोड़ी लंबी है थोड़ा सा टॉपिक, इसको थोड़ा स्पीड से हम ले लेते हैं, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला पद है आपका चेन इनिशिएशन पद। चेन इनिशिएशन पद या श्रृंखला प्रारंभन पद होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मुक्त मूलक बनते हैं, है ना। तो इसमें जो है मुक्त मूलक आपके बनते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है। मुक्त मूलक में जो है आपका, पहली बात तो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो होमोजीनियस बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अर्थात इस बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें दोनों इस बंदी के इलेक्ट्रॉन एक के पास नहीं जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर इस पद में हेलोजन से मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये आपका हेलोजन, ये X2 जो आपने लिखा था X2, इस X2 को हमने ऐसे लिखा है। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और सूर्य के प्रकाश और हाई टेम्परेचर पर ये जब ब्रेक होंगे तो X रेडिकल बनेगा। इसकी जगह आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। दूसरा पद है आपका चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन या श्रृंखला संचरण पद बोलते हैं इसे हम। इसमें क्या होता है,
फ्री रेडिकल से आगे और रेडिकल बनते जाते हैं और अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है इस पद में। इस पद में मुक्त मूलकों से नए मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है। इस पद को हम निम्न रासायनिक अभिक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसमें जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली बनते जाते हैं और अभिक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो देखिए इसमें आपका एल्केन है और ये एल्केन में जो है ये बॉन्ड इस प्रकार से आधा सिर वाला एरो है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। आपका यहाँ रेडिकल आ गया, एक्स रेडिकल जो ऊपर के पद में बना था। तो यहाँ पर एक रेडिकल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा, यहाँ सॉरी ये बन गया आपका। तो ये आर रेडिकल बन गया और आर रेडिकल के साथ में ये इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके ये HX के रूप में बाहर निकल गया। हेलो एसिड निकल गया यहाँ से, हेलो एसिड अभिक्रिया से बाहर हो गया। अब बचा आपका आर रेडिकल। ये आर रेडिकल वापस आपके हेलोजन के मॉलिक्यूल से अणु से क्रिया करेगा तो ये वापस टूटेगा। यहाँ पर वापस आपका हेलो एल्केन बनेगा और एक्स रेडिकल वापस बन जाएगा आपका। तो ये हो गया आपकी फास्ट स्टेप, ये हो गया आपकी स्लो स्टेप। स्लो स्टेप आपके RDS होती है। क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब तीसरा पद आता है, वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समाप्ति पद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? श्रृंखला समापन पद या श्रृंखला समाप्ति पद। इस पद में मुक्त मूलक से क्रिया करते हैं और अपने क्रियाशीलता को समाप्त करते हैं और श्रृंखला समापन पद कहा जाता है। देखो इसमें एक्स रेडिकल मिलके XX बना लेंगे या X2 बना लेंगे, R और X मिलके RX बना लेंगे और RR मिलके आपका हायर एल्केन बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये तीसरा पद है चेन टर्मिनेशन पद। तो कई बार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पूछ लीजिए, फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछ ली जाती है आपसे। अब यहाँ पर देखो उपरोक्त अभिक्रिया में मुक्त मूलक ही अभिक्रिया को आगे ले जाते हैं या आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि फ्री रेडिकल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मुक्त मूलकों का निर्माण 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, अर्थात उच्च ताप अथवा उच्च ऊर्जा युक्त UV विकिरणों की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर देखो एरो लगा रखा है मैंने और ये इसमें मेंशन की हुई है कुछ एक लाइन। तो उच्च ऊर्जा युक्त UV विकिरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि एल्केनों का हेलोजनीकरण, अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछा गया है, यदि एल्केनों का हेलोजनीकरण टेट्राएथिल लेड की उपस्थिति में कराया जाए तो ये अभिक्रिया 150 डिग्री तापमान पर ही संपन्न हो जाती है या 150 डिग्री के समथिंग ही इसके मुक्त मूलक बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो टेट्राएथिल लेड वाला जो क्वेश्चन है इसको आप स्टार लगा लेना, मेंशन कर लेना, पुराने एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। तो टेट्राएथिल लेड की उपस्थिति में एल्केनों का हेलोजनीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो देखो टेट्राएथिलेट की उपस्थिति में कराई जाए तो अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि टेट्राएथिलेट C2H5 ये है आपका, ये लेड है और इससे 4 एथिल समूह जुड़े रहते हैं। तो ये 140 डिग्री पर निम्न प्रकार से अपघटित होता है। इसका मुख्य कारण ये है, आपसे यूँ पूछा जाएगा कि टेट्राएथिलेट की उपस्थिति में एल्केनों का हेलोजनीकरण निम्न ताप पर ही क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा कि टेट्राएथिलेट की उपस्थिति में जो है टेट्राएथिलेट 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही निम्न प्रकार से विघटित होता है और मुक्त मूलकों का फॉर्मेशन करता है। देख लेते हैं कैसे। आपका टेट्राएथिलेट रहा ये C2H5 का होल 4 Pb 140 डिग्री पे आपने गर्म किया तो Pb प्लस 4 C2H5 रेडिकल में टूटेगा ये। इस प्रकार एथिल मुक्त मूलकों का निर्माण होता है जो सक्रिय होने के कारण क्लोरीन अणुओं से क्रिया करके Cl मुक्त मूलक देते हैं। देखो कैसे हम यहाँ इनको समझते हैं अभिक्रिया के माध्यम से। आपका Cl2 मॉलिक्यूल है और C2H5 है, तो ये क्रिया करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, एक यहाँ आएगा, तो ये C2H5Cl बन गया, आपका इथाइल क्लोराइड बन गया और Cl मुक्त मूलक बन गया। तो सही बात है, मुक्त मूलक की तो हमें चाहिए, मुक्त मूलक यहाँ बन गया आसानी से। और इस प्रकार क्लोरीन मुक्त मूलकों के उत्पन्न होते ही एल्केनों के हेलोजनीकरण की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यही मुख्य कारण है कि आपका टेट्राएथिलेट की उपस्थिति में कम ताप पर जो है ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि समझाइए। मेथेन उच्च ताप 300 से 400 डिग्री अथवा पराबैंगनी
प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोमेथेन बनाता है। देखिए क्लोरोमेथेन तो बनता है, लेकिन किस प्रकार से बनता है। ये आपका मेथेन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि CH3 और H को बाहर निकाल लिया। आपकी क्लोरीनेशन हमें कराना है, प्रकाश की उपस्थिति में कराना है, 300 से 400 डिग्री तापमान की उपस्थिति में होना है। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्लोरोमेथेन और यहाँ निकल गया आपका HCl। लेकिन अगर इस क्लोरोमेथेन का हम वापस से क्लोरीनीकरण कराएं तो फिर आपका यहाँ पर और डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। तो देखो यह अभिक्रिया इस अवस्था में बंद नहीं होती है, बल्कि क्लोरोमेथेन में शेष बचे तीनों हाइड्रोजन परमाणु भी एक एक करके क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो देखिए अब आगे प्रतिस्थापन इनका होगा तो कैसे कैसे क्या बनेगा। आपका ये रहा क्लोरोमेथेन जो आपका यहाँ बना हुआ है, ये वाला देखिए आप, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला यहाँ आ गया। आपने क्लोरीन इधर बाहर निकाल दिया और इस साइड में और इस H को और ले लिया। फिर आपने क्लोरीन की कभी की जगह 300-400 डिग्री तापमान पर और यहाँ -HCl निकल गया तो डाइक्लोरोमेथेन बन गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, वो 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया, एक HCl का मोलिक्यूल निकल गया, एक H यहाँ से और Cl यहाँ से, और ये ट्राइक्लोरोमेथेन बन गया। और फाइनली स्टेप में कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका बन गया टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसे हम कहते हैं। तो देखिए एक नोट के रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, उपरोक्त अभिक्रिया यदि सूर्य के तेज प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो तो मेथेन की इतनी अधिक क्रियाशीलता हो जाती है कि उत्पाद के रूप में कार्बन व HCl प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ही अभिक्रिया नहीं रुकती है, अगर ये तेज प्रकाश में की जाए, तेज सूर्य के प्रकाश में, तो ये हमें यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड भी टूट के क्या मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड ना मिल के 4 मोलिक्यूल HCl के और एक फ्री कार्बन अपने को मिलेगा। तो ये हुई आपकी इनके हैलोजनीकरण की बात, क्लोरीनेशन की बात, एल्केनों में मेथेन के और इसके। तो इस अभिक्रिया के बाद जो अगली अभिक्रिया है आपकी नाइट्रेशन, उसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू।